कल हमने ऑलरेडी कंसेप्ट वाइज जो नोट्स में चैप्टर है वो कंप्लीट किया था, बट जैसे कि ये पेज आ नहीं रहा था तो दूसरी पेन ड्राइव में डाला है। सो दिस इज दैट हमने जो ऑलरेडी 3 एक्सपेरिमेंट मेंडल के देखे थे। एक था टॉलनेस का, एक था सीड्स का और एक था फ्लावर का। सो जो सीड्स और फ्लावर का था दैट वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, सेम ही है। ओके, बट जस्ट टू सी दैट वी हैव कंप्लीटेड अगेन एक बार देख लेते हैं। ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली व्हेन मेंडल क्रॉस pollinated round and yellow color seeds pea plant with the green and wrinkled seed pea plant in parent generation. All the pea plants which he obtained were having round shape and yellow color. In order to understand what happened to the traits of wrinkle shape and green color, he self-pollinated the plants of F1 generation again. मतलब कि जैसे वहाँ पर टॉल और शॉर्ट में जितने भी मिले सारे के सारे टॉल मिले, तो फिर उसने देखा कि अरे यार शॉर्ट वाला जीन का क्या हुआ, तो उसने फिर से जो F1 में मिले थे उसका फिर से पॉलिनेशन करवाया। तब जाके पता चला कि नहीं, शॉर्ट जीन भी थे ही लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो F1 जनरेशन में सारे ही राउंड मिल रहे हैं और सारे ही येलो मिल रहे हैं F1 जनरेशन में। बट उसके बाद तो दैट डज नॉट मीन कि रिंकल्ड का जीन और से ग्रीन कलर का जीन है ही नहीं, था बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फिर वापस उसको लेके F2 जनरेशन किया, तब जाके पता चला कि भाई रिंकल्ड भी आ रहा है और ग्रीन कलर भी आ रहा है। सो इन F2 जनरेशन ही ऑब्जर्व दैट अपार्ट फ्रॉम पेरेंटल कॉम्बिनेशंस some new combinations were also obtained because of trait of shape and color are not linked to each other but are inherited independent of each other। मतलब वो inherit हुआ था पेरेंट्स में से लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, जैसे यही है हमने जो एग्जांपल लिया था, दैट इज राउंड एंड येलो। तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें से एक आएगा, पेरेंट जनरेशन है तो इसमें से एक आएगा, दोनों कैपिटल आर में से एक आ जाएगा, दोनों कैपिटल वाई में से एक आ जाएगा, तो ये आ गया, और इसमें से एक आ जाएगा और इसमें से एक। तो मतलब ये हमारे पेरेंट जनरेशन के जीन हुए। अब उसमें से अगर हम F1 जनरेशन करते हैं तो क्या होता है, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही चार इकट्ठा होते हैं। तो उनका अगर किया हमने, यही जो है ऐसे दो ले लिया हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हमें मिल गए। उसके बाद जो हमने किया, अब सारे ही हमें यही मिलेंगे, मतलब ये दोनों का करें तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर, इसमें से आया कैपिटल आर, ओके, और इसमें से फिर आएगा सपोज वाई आएगा तो से ये स्मॉल वाई आ गया, या इसमें से कैपिटल वाई आएगा तो इसमें से आ गया स्मॉल वाई। ओके, समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन कैसे होगा। देखो आर और आर तो नहीं होगा ना, राउंड और रिंकल्ड एक साथ तो होगा नहीं तो तुम वैसे मत कर देना कि सर कैपिटल आर देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें से दो तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई राउंड एंड रिंकल दोनों एक साथ कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएंगे। मतलब जैसे हमने बोला कि टॉल और शॉर्ट प्लांट एक साथ, अरे एक साथ टॉल और शॉर्ट कैसे, या तो टॉल या तो शॉर्ट, वैसे ही ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देन वाई वाला ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज फिर हमने आगे जाकर की, तो वो उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो हमें ये 16 टाइप्स मिल रहे हैं F2 जनरेशन में। ये भी कैसे आया वो हमने देखा था, राइट, टेक्स्ट बुक में से जो है वही है डिट्टो। सो फिनोटाइप रेशियो जो आया है, दैट इज फिनोटाइप मतलब फिजिकली जो दिखने वाला आएगा वो, ओके, दैट इज राउंड, आर मतलब राउंड, येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। तो कितना आया, टोटल 16 मिल रहे हैं हमें। ओके, तो हमने देखा था राउंड 12 थे, उसमें से 9 एक कलर के थे और 3 दूसरे कलर के थे। तो राउंड येलो, तो राउंड और येलो कलर के वो कितने हैं, 9, लेकिन राउंड और ग्रीन कलर के वो कितने थे, 3, तो हो गए 9 + 3 12 एंड 3 दैट इज 15 एंड 1 16, हो गए। तो वही है 9:3:1 रेशियो, ये फिनोटाइप रेशियो है। तो फिर
वो दूसरा रेशियो था वो कितना बनेगा, मतलब उसका टाइप क्या बनेगा? हाँ, जीनोटाइप के लिए हम क्या लिखेंगे? फिनोटाइप मतलब फिजिकल। तो जीनोटाइप क्या बनेगा? जीनोटाइप यही बनेगा हमारा। कौन सा? ये जो मेन तो हमारा तो था, दैट इज द जीनोटाइप। कौन सा? आर आर कैपिटल वाई कैपिटल, ये हमारा मेन जीनोटाइप था कि जिसके अंदर जीन ये प्रेजेंट है, जिसमें डोमिनेंट है राउंड और डोमिनेंट है येलो, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई रिसेसिव है। डन? आ रहा है समझ में? डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है हमने। ओके, सो दैट इज द थिंग। देन हाउ डू जीन कंट्रोल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे मैंने बोला था कि एक पेज में पूरा दिया हुआ है, तो उसमें सिर्फ इतना, ये जो हमारा पेज जहां हमारा कंप्लीट हुआ था और एक पूरी थियरी है, दैट इज बुक में 9.2.3, उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जीन में चेंज होगा तो उसको होने के लिए पहले से चेंज आना होना चाहिए, और अगर पहले से चेंज आ गया है तो लास्टली कैरेक्टरिस्टिक्स जीन में भी चेंज आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। देखो, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टॉलनेस। सो जीन इज इफेक्टिव, मतलब जीन इफेक्टिव है जिसमें टॉलनेस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो होगा क्या? एंजाइम्स विल बी एफिशिएंट, मतलब जो एंजाइम रिलीज होंगे वो एफिशिएंट होंगे। देन हॉर्मोन्स विल बी रिलीज्ड इन प्रिसाइज अमाउंट, क्योंकि टॉलनेस वाले जो हॉर्मोन्स है वो प्रिसाइज अमाउंट में रिलीज होंगे। उसके बाद प्लांट हाइट बढ़ जाएगी टॉल, क्योंकि एंजाइम्स अच्छे से रिलीज हुए थे, अच्छे से रिलीज हुए तो अच्छे से हार्मोन बने थे, और फिर उसकी हाइट बढ़ जाएगी। दस जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। इसीलिए हम बोलते हैं कि कौन कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट? जीन कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि अगर जीन, टॉलनेस वाला जीन डोमिनेंट है, जैसे यहाँ पे बताया है कि जीन इज इफेक्टिव, ओके, तो कौन सा जीन? टॉलनेस वाला जीन इफेक्टिव है, तो क्या होगा? एंजाइम, उसके एंजाइम्स पर्टिकुलरली अच्छे से रिलीज होंगे। उसके एंजाइम्स अच्छे से रिलीज होने से क्या होगा? उसके हार्मोन्स अच्छे से बनेंगे। वो हार्मोन अच्छे से बनने से क्या होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकली दिखने लगेंगे। मतलब ऐसा समझो कि ये पूरी जो प्रोसेस है उसके वन एंड में जीन इज इफेक्टिव लिखा है, दैट इज ऑफ से जीनोटाइप हम बोल सकते हैं। वो जीनोटाइप की पूरी प्रोसेस होते होते लास्ट में जो प्लांट हाइट टॉल आ जाता है वो तो फिनोटाइप बन जाएगा, मतलब वो तो फिजिकली है, वो अंदर से थोड़ी है। अंदर से तो था ही, वो जीन में था, और जो बाहर से दिख रहा है दैट इज दी हाइट, डायरेक्टली दिख रही है, टॉलनेस एज दी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सिर्फ सीक्वेंस हमें याद रखनी है, क्या? कि जीन में चेंज होगा, जीन में चेंज होगा तो अच्छे एंजाइम्स रिलीज होंगे, अच्छे एंजाइम रिलीज हुए तो हार्मोन अच्छे बनेंगे, हार्मोन अच्छे बने तो दैट विल शो आउटसाइड। ओके, ये हार्मोन अच्छे बन गए प्रिसाइज अमाउंट में तो प्लांट हाइट टॉल। वैसे कोई भी हो, कलर के लिए भी हो। अंडरस्टूड? सीक्वेंस याद रह जाएगी, इतनी ही सीक्वेंस पूरी याद रखनी है। अगर तुम 3 मार्क या 5 मार्क में भी ये थियरी लिख रहे हो लेकिन उसमें तुमने ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और 3 और 5 मार्क का है, तुमने ये लिखा है और आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस लिख दिया है तो मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? दिस इज द की, मतलब जो पूरी थियरी में है, दिस इज द की। सबके हॉर्मोन्स होते हैं, ये तो सिलेबस के बाहर की बात है, लेकिन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारे हेयर है, ओके, सो जो हेड के हेयर है तो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होते रहेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ एंड ऑल सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर वैसे हार्मोन रिलीज नहीं हुए तो धीरे धीरे फिर झड़ने लगेंगे। झड़ने तो लगेंगे लेकिन फिर नए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन से नहीं है। हार्मोन्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो बॉडी में एंजाइम्स ही रिलीज नहीं हो रहे। बॉडी में एंजाइम्स क्यों रिलीज नहीं हो रहे? क्योंकि उसका जो जीन है वो ही प्रेजेंट नहीं है अब, और प्रेजेंट है तो वर्क नहीं कर रहा, वो रिसेसिव हो गया है। पहले डोमिनेंट था, अब क्या हो गया है? रिसेसिव हो गया है, लाइक दैट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्किन कलर, हमारे हेयर का वाइटनिंग होना, ओके, ग्रे होना जिसे हम बोलते हैं। फिर सपोज ये हेयर कितने, बालों के हेयर कितने जल्दी आ जाते हैं? ये स्किन पे आने के लिए और बियर्ड और मुस्टैक होने के लिए हमें एडल्ट फेज में से गुजरना होता है, तब जाके आते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे हार्मोन रिलीज होते हैं। छोटे बच्चे के वो हार्मोन रिलीज ही नहीं होते तो दाढ़ी कहाँ से आएगी भाई? लाइक दैट। अंडरस्टूड? सभी चीजों के लिए हार्मोन रिलीज होते हैं, इंक्लूडिंग आवर चैप्टर, मतलब आवर जो मेटिंग प्रोसेस है और से सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसके लिए भी पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए। अगर पर्टिकुलर हार्मोन्स के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स के लिए पर्टिकुलर जीन, तो अगर जीन में ही डिफेक्ट है तो एंजाइम्स कम रिलीज होंगे, एंजाइम्स कम रिलीज होंगे। एंजाइम्स कम है तो फिर हार्मोन में वो दिखेगा, और हार्मोन में दिखेगा तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है फिर भी कोई ना कोई जो कमी रह जाती है
वो यहाँ रह जाती है। ओके, दैट डज नॉट मीन कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में कमी रह गई है, बट बैकवर्ड ये वर्क कर रहा है। ओके, पर्टिकुलर जीन है उसी में, मतलब जैसे हमने बात की थी कि एक्स एक्स और एक्स वाई। ओके, तो पर्टिकुलरली डिपेंड किस पे करता है, मेल पे करता है। फीमेल का तो एक्स एक्स ही है, तो डिपेंड ही नहीं करता कि बॉय होगी गर्ल, क्योंकि दोनों में एक्स ही जाने वाला है, लाइक दैट। बट कहीं कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल है या रेयर है, तो वो फिर बाहर दिखने लगेगा। अंडरस्टूड? तो यही पूरा हमारा कंसेप्ट था पूरे चैप्टर का। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट? ओके, सो दैट इंटेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो, इफ अ ट्रेट, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है, मतलब 100 पीपल है, वो 100 में से सिर्फ 10 लोगों में ट्रेट ए है। ओके, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसका नाम है कैपिटल ए, ऑफ एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज। ये जो मैंने 100 बोला, वो स्पीसीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ओके, एंड अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60%, और वो 60% में है of the same population which trait is likely to have arisen earlier। मतलब ये ट्रेट ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रेट ऐसा लग रहा है कि पहले आया होगा। ओके, ट्रेट ए या ट्रेट बी। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले फिर से समझो कि एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ए, एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा समझो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कोई प्लांट है। ओके, वो प्लांट टोटल 100 प्लांट्स है। अब वो 100 प्लांट में से ए कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, ए मतलब समझ लो टॉल। ओके, तो 100 में से टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कितने हैं, ओनली 10%, मतलब 10 टॉल है ऐसा। ओके, ऑफ एन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग स्पीसीज एंड अ ट्रेट, ऐसे समझना पड़ेगा एग्जांपल लेके, अदरवाइज तुम क्वेश्चन को ही पढ़ते रहोगे बार बार, तो फिर शायद क्वेश्चन समझ में ना आए। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे? जब अननोन क्वेश्चन हो तब की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। Then a trait B exists in 60% of the same population, मतलब टॉल वाले कितने थे, 100 में से 10। That does not mean कि 90 शॉर्ट है ना, टॉल 10 है, फिर 90 एवरेज हाइट के भी हो या फिर शॉर्ट भी हो सकते हैं, जो भी हो। अब दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रीन फ्लावर वाली। ओके, दैट इज ट्रेट बी। तो 100 में से 60% के फ्लावर्स कौन से है, ग्रीन। क्वेश्चन समझ में आ गया? 100 है, उसमें से 10 टॉल है, और जो 100 है उसमें से 60% पे और से 60 प्लांट पे क्या आ रहा है, ग्रीन फ्लावर आ रहा है, बाकी 40 पे क्या आ रहा है वो हमें नहीं पता। ओके, अब ऐसा बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको, टॉलनेस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से आई होगी या ये ग्रीन फ्लावर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से आई होगी, हैव अराइजन अर्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। A trait B which exists in 60% of the population of an asexual reproducing species must have arisen earlier than trait A। मतलब 60 वाला जो है वही पहले आया हुआ होगा। रीजन क्या है वो तो हम भी ऐसे रफली देख के बोल देंगे कि 60% में फ्लावर है, ग्रीन फ्लावर है, तो वही पहले आया होगा, क्योंकि वो तो अभी भी 10% है। अब अगर वो पहले आया होता तो 60% और से 70% या 90%, 100% सारे प्लांट क्या हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं। अगर होता वो तो नंबर देख के हम बता सकते हैं, बट वी हैव टू गिव द रीजन। ओके, सो बिकॉज इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज देयर आर अ चांस ऑफ अपीयरेंस ऑफ वेरी फ्यू न्यू ट्रेट्स। नए ट्रेट्स आने के चांस तो बहुत कम है,
नए ट्रेट्स कब बनते हैं? जब दो डिफरेंट इकट्ठा हो, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में। तो हमने बोला था कि पर्टिकुलरली नया जो ऑफस्प्रिंग आएगा, नया जो चाइल्ड आएगा, उसमें पेरेंट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फादर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मदर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स नई भी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फादर और मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठा होके कुछ नया ही आ गया है। दैट इज दी 100% डीएनए कॉपिंग इज नॉट पॉसिबल, और जो चेंज आया है डीएनए कॉपिंग में वो नए ट्रेट बन के आए हैं चाइल्ड में, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो वो जो चेंज आया है वो नए है, लेकिन वो वाला केस तो यहाँ बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो या तो मदर है या तो फादर है, सिंगल पेरेंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वो चेंज आने वाला नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, सो रीअपियरेंस का चांस ही बहुत कम है ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। तो भाई डीएनए कॉपिंग में बहुत ही कम इनएक्यूरेसी होगी असेक्सुअल में। सो पॉपुलेशन हैव ट्रेट ए हैव अराइजन लेटर। इसीलिए जो चेंज आया है, मतलब टॉलनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो चेंज आया है, ओके, जो 10% वाला ही है, बहुत कम है। ओके, तो जितना ज्यादा नंबर होगा दैट मीन्स नया ट्रेट, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दो इकट्ठा हो गए, ओके, और से 100 पीपल है, उसमें से 50 टॉल है, 50 शॉर्ट है, और दोनों ने रिप्रोडक्शन कर लिया, ओके, 50-50, और नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई जिससे कि मेजरली क्या हो गए, टॉल हो गए। वैसा कब हो सकता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें तो पहले से बोल दिया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? तो इसमें तो सिंपली तुम्हें देखना क्या है, किसका परसेंटेज ज्यादा है, कौन सी ट्रेट का परसेंटेज ज्यादा है। ओके, दैट विल हैव कम अर्ली। डन? समझ में आ गया? ओके, देन दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। क्या बोल रहे हैं कि जो वेरिएशन आता है, डीएनए कॉपिंग 100% नहीं होता, कहाँ पे? ह्यूमन बीइंग में। ओके, और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल में तो होता है, ऐसा ही हम मानते हैं। इसीलिए तो कई प्लांट्स एक जैसे ही दिखते हैं। ओके, मतलब प्लांट्स ना दिखे, फ्लावर दिखे, तो फ्लावर पता ही नहीं चलेगा कौन से प्लांट का है, सब एक जैसा ही लग रहा है। ओके, लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक चाइल्ड आ जाए, छोटा सा बच्चा, और यहाँ पे 4 पेरेंट्स को खड़ा कर दिया जाए, तो तुम शायद फेस देख के बता सकते हो, ओके, ये इनका बेटा लग रहा है। क्यों? अपीयरेंस आएगा ना, थोड़ा बहुत अपीयरेंस। ओके, सो लाइक दैट। हाउ डज, बट वो 100% श्योर हो वैसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपिंग 100% होता नहीं है। वेरेस फ्लावर में तो पता ही नहीं चलेगा किसका है, क्योंकि सब कुछ सेम जैसा ही लग रहा है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि जो वेरिएशन आ रहा है इन अ स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल, मतलब ये वेरिएशन हो रहा है, ये तो हम लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन भी गिन सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रमोशन आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, वही प्रमोट कर रहा है सर्वाइवल को। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ये जो डीएनए कॉपिंग में वेरिएशन आ रहा है, 100% डीएनए कॉपी नहीं हो रहा है, ये अच्छा है, उसी की वजह से सर्वाइवल आगे बढ़ रहा है। तो ये तो हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा था कि डीएनए कॉपिंग जो है वो सही तरह से होना चाहिए। मतलब पॉसिबल तो नहीं है 100%, बट अच्छा है कि वेरिएशन आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा कोई भी वायरस हो या कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस, आउटर सर्कमस्टेंसेस, एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जिससे कि पर्टिकुलर ट्रेट्स खत्म होने वाले हैं, तो सब में ही खत्म हो जाएंगे फिर। ओके, एक को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सब में ही वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो ये तो आया इसलिए बता रहा हूँ कि अभी वापस एक वेरिएंट आया है कोविड का, सुना है तुम? ओके, केरला में बहुत सारे केसेस आ गए हैं ऑलरेडी। सो नहीं, उतने ज़्यादा नहीं हुआ है। सो टेक केयर, उतना ही हुआ। ओके, वैसे तो हम ऐसे कहीं दूर जाने वाले नहीं हैं, बट हो सके तब तक आउट स्टेट एज वेल एज आउट स्टेट के पर्सन जो आ रहे हो उनसे कांटेक्ट कम रखना चाहिए। ओके, लाइक दैट, मतलब घूम के आए या ऐसा कुछ हो तो। क्यों? सेफ्टी पर्पस, पर्टिकुलरली तुम लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जाम देनी है भाई। ओके, सो दैट, ये तो एक न्यूज़ में आया है इसलिए बता दे रहा हूँ। ओके, हाँ चलो, सो ये तो मैंने जैसे डिस्कस किया हमने कि ये तो लास्ट चैप्टर का ही हम बोल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज।
जैसा जैसा चेंज है उसके अकॉर्डिंगली सब में एडवांटेजेस होंगे. ओके, the individuals with useful variations can adapt to the prevailing environment and show better survival. मतलब अगर एडवांटेज जो मिले हैं वेरिएशन के वो यूजफुल है तो आगे सर्वाइवल आगे बढ़ेगा, लेकिन यूजफुल नहीं है तो सर्वाइवल डाउन भी जा सकता है. ओके, द इंडिविजुअल विथ यूजफुल वेरिएशन देन इंक्रीज इन दी नंबर्स. मतलब जो यूजफुल वेरिएशन है वो नंबर उसका इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो सर्वाइवल उसका बढ़ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर तो तुम्हें डायरेक्टली जो लास्ट चैप्टर में जो आंसर लिखा था डिट्टो वो आंसर भी लिखो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे. क्या कि डीएनए कॉपिंग इज नॉट पॉसिबल 100% इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट कैन पॉसिबल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट आल्सो नॉट 100% बट से 99.99%. ओके, असेक्सुअल में, लेकिन सेक्सुअल में तो ये परसेंटेज हम कर ही नहीं सकते कि कितना सेम है. एंड दैट इज गुड. वाई? बिकॉज जितना वेरिएशन ज्यादा होगा उसके उतने ही सरवाइव करने के एडवर्स इफेक्ट और से एडवर्स एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. That's it. हाँ यस, जो खराब होंगे हमने जैसे डिस्कस किया कि जो एडवर्स चेंज होंगे, मतलब ऐसा समझो कि जो पेरेंट्स में है, फादर है, मदर है और यहाँ चाइल्ड है, तो ऐसा समझो कि 80% जो है वो पेरेंट्स से आए हैं और 20% वेरिएशन आया है. ओके, तो ये जो 20% है उसमें से अब अच्छे कितने हैं बुरे कितने हैं दैट हमें नहीं पता, लेकिन अच्छे ज्यादा होंगे तो सपोज 10 ही मान लो, 10 और 10, तो ये जो 10 अच्छे हैं वो, और अगर फेवरेबल सिचुएशंस तो फेवरेबल सिचुएशंस में तो क्या होगा, ये 80 और साथ में ये 10, मतलब टोटल फेवरेबल सिचुएशन है ना, तो 90% मिलके ग्रोथ करेंगे, अच्छे से सर्वाइव करेंगे. लेकिन अनफेवरेबल सिचुएशंस है, मतलब जो अच्छे नहीं है वो, तो ये जो 10 है वो अच्छे नहीं है और वो थोड़े पावरफुल भी है. तो वो पावरफुल है उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो 10 है उस पे भी इफेक्ट आ सकती है, लेकिन इस पे इफेक्ट आने से भी ज्यादा इफेक्ट किस पे आएगी, ये 80%, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो सर्वाइव कर जाएगा, इसकी कोई बैड इफेक्ट्स है तो ये तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन इन लोग को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा. ओके, सो इन दैट केस वो केस हो जाता है जैसे कि हमारा ऐसे जैसे कोविड आया था. ओके, तो पर्टिकुलरली बच्चों को और बूढ़ों को कैसे बहुत जल्दी अफेक्ट कर देता था. क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है बच्चों की और से ओल्ड एज पीपल की. ओके, तो जल्दी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा तो ज़्यादातर, और फिर हमने कैसे देखा था कि घर में एक को हो रहा है तो धीरे धीरे सब पे ही इफेक्ट दिखने लगती है. ओके, तो अगर फैल रहा है फिर हमने बोला तो फिर हम बोलेंगे कि ये तो हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट थी, तो किसी के लिए अच्छी इफेक्ट भी होगी कि सपोज एनिमल पे कोविड का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो हाँ भाई उनका अलग है हमारा अलग है. फिर सपोज कोई एनिमल के रिलेटेड, सपोज कोई काउ के रिलेटेड या कोई गोट के रिलेटेड, या वो सब आया था ना हैन रिलेटेड. ओके, हैन के रिलेटेड भी आया था क्या, हाँ यस. ओके, तो वैसा कोई भी पर्टिकुलर डिजीज हो तो फिर हमें उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अनलेस के हम उसको खाते हो. ओके, सपोज चिकन में ऐसा कुछ आ गया है और हम चिकन खा रहे हैं, तो देखा अभी थोड़े टाइम पहले सब ऐसा हुआ था तो बोल रहे थे कि भाई नॉनवेज फूड अवॉइड करो क्योंकि मुर्गी में भी ये सारे पर्टिकुलर वायरस आ गए हैं, चिकनगुनिया और बहुत सारा आया था. ओके, बर्ड फ्लू भी आया था. यस. ओके, चिकनगुनिया डज नॉट मीन कि चिकन का, बट पर्टिकुलरली उसमें होता क्या था, उसका नाम ऐसे गिवन था कि जो घुटने हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो, मतलब वीकनेस आ जाए वॉकिंग में, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो हमें डिस्कस नहीं करना. बट कहने का मीनिंग क्या है कि बर्ड में आ गया है, ओके, और तुम वो बर्ड के कांटेक्ट में ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम वो बर्ड खा रहे हो तो फर्क पड़ेगा. लाइक दैट, अंडरस्टूड. ओके, दैट इज द थिंग, वही चीज बताई गई है. किसमें नहीं हो सकता ना ऐसा, पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएगी ना, वेरिएशन आ सकता है. 100% डीएनए कॉपिंग इज नॉट पॉसिबल इन सेक्सुअल, बट 100% वेरिएशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल.
वो तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। 100% वेरिएशन कैसे हो जाएगा? मतलब हाँ यस, एकदम अलग। ओके, एकदम अलग मतलब पेरेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, मतलब हाँ थोड़ी भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पेरेंट्स की। ओके, मतलब सब कुछ ही अलग। वैसे चांसेस बहुत 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 कम है, नहीं है ऐसा नहीं है, अगेन नहीं है ऐसा नहीं है। हो सकता है ना वेरिएशन ज्यादा हो गया ड्यू टू एनी रीजन, जैसे कल हमने उसका भी देखा था ट्विंस का एंड ऑल, तो वो हमारे हाथ में थोड़ी है भाई। जो सेल डिवीजन होना चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं है। ओके हाँ, क्रोमोसोम तो सिर्फ पेरेंट्स के ही जाएंगे ना। क्रोमोसोम पेरेंट्स के जाएंगे, लेकिन जब मैटिंग होगी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के डिट्टो चले गए, क्योंकि जैसे हमने बोला 23 पेयर्स, तो 23rd वाला जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यहाँ पर भी 23rd वाला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जब जाएंगे तो पेरेंट्स के ही जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला अभी कि 80% जो है वो सिमिलर आ रहा है सपोज रफली, और 20% है वो चेंज आ रहा है। लेकिन ऐसा समझो उल्टा हो गया कि 80% चेंज हो गया और 20% ही सिमिलर रहा, सो इट इज वेरी, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। रेयर केस में, बहुत 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 रेयर केस में पॉसिबल भी है, फिर उस केस में नहीं बोलते कि यार ये तो ना माँ पे गया है ना बेटे पे गया है, पता नहीं किस पे गया है, लाइक पापा पे। ओके, सो बट वैसा केस बहुत 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 ज्यादा रेयर है, हो सकता है बट बहुत ज्यादा रेयर है। मतलब एकदम कि ऐसा समझो कि एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का इफेक्ट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा रेयर, एकदम रेयर, लेकिन हो सकता है। ओके चलो एक्टिविटी देखते हैं। सो एक्टिविटी में क्या गिवन है, यही वो जो देखा था कल, किस किस ने देखा था घर जाके? नहीं देखा तो वही तो बोला था मैंने। देखो, टू सजेस्ट द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब, तो इसको ईयर लोब बोलते हैं। तो ईयर लोब में हमें देखना है, देखो द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर पिन्ना कॉल्ड द ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड, अटैच्ड और नॉट, दैट इज फ्री। So observe the earlobes of all the students in the class. अभी नहीं करना है हमें. Okay. Prepare a list of students. Enter the data about the earlobes, whether they are free or attached. Find out about the earlobes of the parents of each student in the class. Correlate और फिर पता चलेगा कि मदर के रिलेटेड है या फादर के रिलेटेड है. In the column, write F for free earlobe and A for attached earlobe. तो सिर्फ एक्टिविटी है, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि घर जाके तुम चेक कर सकते हो कि मदर के साथ मैच कर रहा है या फादर के साथ। अगर मदर फादर दोनों का ही अटैच्ड है तो तुम्हारा अटैच्ड ही होगा। okay. और अगर मदर और फादर दोनों का अटैच है और तुम्हारा फ्री है तो अभी जो बोला वैसा केस है कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। दोनों का ही अटैच है तो तुम्हारा फ्री कहाँ से आ गया, तो वो रेयर केस जैसा आ गया कि अलग ही है। ओके नहीं, ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे दिमाग में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यस, असिमेट्री हो जाती है, मतलब वैसे तो हमारी पूरी बॉडी ही असिमेट्री है, वैसे तो हमारी पूरी बॉडी लगती है सिमेट्री बट असिमेट्री ही है, एक्चुअल में असिमेट्री है। जैसे हमारी आंखें लग रही है कि सेम साइज की है, ये नोस्ट्रिल लग रही है सेम साइज की, अपर लिप्स लोअर लिप्स सेम साइज के लग रहे हैं, कान सेम साइज के लग रहे हैं। हम तुमने जो बोला कि एक अटैच है और एक फ्री है, ओके वैसा तो नहीं, बट जितना एक अटैच है उतना अटैच नहीं होगा, उससे ज्यादा और उससे कम होगा, मतलब एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं है। हमारे हाथों की लेंथ भी एग्जैक्ट नहीं है। ओके वो लेग्स देखो, हम सीधे खड़े रह सकते हैं, राइट, मतलब क्या है कि दोनों लेग सेम साइज के हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है। अभी हम बोलेंगे सर एक छोटा एक बड़ा होगा, तो ये छोटा है और एक बड़ा है, तो ऐसे खड़े रहेंगे ओके, अरे ऐसे खड़े रहेंगे ओके। बट अगर ऐसे खड़े रहे, अगर एक छोटा पैर है और एक बड़ा पैर है, तो जैसे लंगड़ा के नहीं चलते वैसे, लेकिन एक्चुअल लेंथ देखी जाए, एक्चुअल मतलब इफ यू कंसिडर मिलीमीटर सेंटीमीटर ऑल्सो, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी चेंज। वो अटैच
रहेगा तो पीछे कर देगा। चलो समझ में आ गया। ओके, सो दैट इज दी सिंपल एक्टिविटी, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके 9.2 देखो एक्टिविटी। What would we do to confirm that F2 generation did in fact have 1:2:1 ratio of TT trait of combination? मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो F2 जनरेशन होगी उसमें जो डबल टी वाला टाइप है, मतलब टॉलनेस वाला, वो 1 होगा, एक टॉल और एक टी स्मॉल टी वाला जो जीन है वैसे 2 होंगे, और दोनों स्मॉल टी है वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। वो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो वही थियरी वापस यहाँ पे चिपका देनी है। देखते हैं मंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। पेरेंट का हमने ऐसे ही लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से एक आएगा दैट इज कैपिटल टी, इसमें से एक आएगा दैट इज स्मॉल टी। ओके, अब इनका किया तो जो F1 की ऑफस्प्रिंग होगी तो वो 4 मिलेगी, चारों 4 के जीनोटाइप ऐसे ही होंगे, टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल। इसलिए सारे के सारे हमें किस डोमिनेंट कैपिटल टी है तो सारे के सारे हमें टॉल दिखेंगे। अब F2 जनरेशन करते हैं तो गैमेट्स ऑफ F1 मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब दोनों ही मियोसिस ही है क्योंकि माइटोसिस तो उसमें होगा भाई असेक्सुअल में। ओके, सो हमारे में तो मियोसिस ही होगा। अब देखो क्या है, कैपिटल टी और यहाँ का टी, ये कल हमने किया हुई है, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 4 बने, 3 टॉल 1 शॉर्ट, यही हमने देखा था। तो ये वाला 1 है, ये वाले 2 है और स्मॉल वाले वो 1 है। तो जो थियरी है वही लिखना है, नया कुछ नहीं है। कैसे प्रूव होगा, मतलब तुम्हें सिर्फ करने को बोला है कि ये भाई पेरेंट के जीन ये है। ओके, जो इतना हमें बुक में गिवन है वैसे ही कि पेरेंट के गैमेट्स ये हैं, टी टॉल प्लांट के टी शॉर्ट प्लांट के स्मॉल टी डन। ओके, कुछ भी नया नहीं है। चलो, सो अभी इंडेक्स क्वेश्चन कौन सा है? How do Mendel's experiments show? हाँ, so how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? कैसे शो करता है, तो देखा तो सही हमें कि भाई चार सेम मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, फिर भी चारों के चारों कैपिटल टी थे, मतलब चारों के चारों टॉल थे, दैट मीन्स कि टॉलनेस वाला डोमिनेंट है, और चारों में स्मॉल टी भी था, फिर भी चारों में वो स्मॉल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी ही नहीं, दैट मीन्स वो क्या है, रिसेसिव है। वैसे ही पता चल जाएगा। Concluded cross fertilization between pure tall and pure short plant which resulted in tall short in F1 generation. This shows that single copy of T is enough to make the plant tall. It shows that one trait which is expressed in the presence of its contrasting form मतलब dominating जो होगा वो, this is dominant trait and the other remains unexpressed। वो होगा तो सही लेकिन अनएक्सप्रेस्ड होगा, खुद की कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं कर पाया। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म इज रिसेसिव ट्रेट, मतलब कि एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, उसमें से डोमिनेंट है वो कैपिटल टी है, तो छोटा टी होने के बावजूद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ऐसा समझो कि भाई 2 सिबलिंग्स आए हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ऐसा समझो तो और डांस कर रहे हैं तो सपोज मान लेते हैं कि भाई छोटा वाला ज्यादा डोमिनेंट है और बड़ा वाला थोड़ा शाई है। ओके, तो दैट मीन्स अभी दोनों डांस कर रहे हैं तो सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई बड़ा है उसको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, ये वो अच्छे से नाचेगा, लेकिन फिर पता चला नहीं यार, एक्सप्रेशन डांस ये सब कुछ
उसमें तो छोटा वाला है, एंजॉय ज्यादा वो कर रहा है, एक्सप्रेशन उसके सही है. ओके, दैट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा नहीं है कि वो टॉल वाला नाच, मतलब जो दूसरा है, बड़ा भाई है और बड़ी बहन है, वॉट एवर, वो पार्टिसिपेट नहीं किए. पार्टिसिपेट तो किए लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए. जैसे हम बोलते हैं कि भाई से दीज आर दी क्लास टॉपर्स, पूरे सपोज 50 में से ये 10 है, वो टॉप 10 है, ऐसे. तो दैट डज नॉट मीन कि वो जो 40 है उसने कुछ किया ही नहीं. उसने भी मेहनत की, वो भी सारे पास हो गए 100% रिजल्ट, बट वो 40 खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए जितना ज्यादा एक्सप्रेस वो 10 कर पाए. सिंपल. अंडरस्टूड? ओके. Then how do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? तो फिर से वही एक्सपेरिमेंट ही बताना है. देखो, कोई भी टाइप के क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से तुम्हें सीखने को अगेन वही चीज मिल रही है. क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर टॉलनेस वाला क्वेश्चन हो, पूरा एक्सपेरिमेंट छाप दो. अगर फ्लावर वाला हो तो फ्लावर वाला लिख दो, और अगर सीड्स वाला है तो सीड्स वाला लिख दो. कैसे भी करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हो, बट कितना लिखना है अकॉर्डिंग टू दी अलॉटेड मार्क्स. वो एक्सपेरिमेंट ही लिखना है. क्वेश्चंस कैसे भी पूछे हो, तुम्हें दिख गया ना टॉलनेस शॉर्टनेट, वही लिखेंगे लाइक दैट. वैसे दिमाग में रखो, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ो. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड? सो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा? अ टॉल प्लांट विथ, अब देखो इन्होंने राउंड और उसका किया है, तो राउंड सीड्स वाज क्रॉस्ड विद द शॉर्ट प्लांट with wrinkled seeds. F1 progeny plants were all tall with round seeds, and F1 progeny are used to generate F2 progeny. So along with the parental combination, F2 progeny showed new combinations too. Some of them were tall with wrinkled seeds, while some of the other were short with the round seeds. तो देखो यहाँ पे आंसर में क्या कर दिया है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स ली है. कौन सी? राउंड एंड टॉल एंड wrinkled एंड शॉर्ट. हमने कौन सा लिया था? राउंड एंड रिंकल, येलो एंड ग्रीन कलर लिया है. उन्होंने कलर को चेंज करके टॉल और शॉर्ट कर दिया. लेकिन तुम डिट्टो जो हमारी थियरी है वही लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे. इसमें भले ही आंसर ऐसे दिया हुआ, क्योंकि कंसेप्ट के मार्क है, नॉट कि तुमने क्या लिखा है. मतलब कौन सा एग्जाम्पल, क्या लिखा है इन द सेंस कौन सा एग्जाम्पल दिया है. समझ में आया? हमने जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी, राउंड, रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन, तो वैसे ही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम कोई भी लिख सकते हो. राउंड, रिंकल, टॉल एंड शॉर्ट. ओके, राउंड, रिंकल, पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर, और से पर्पल कलर, व्हाइट कलर, टॉल एंड शॉर्ट, कोई भी ले सकते हो एग्जाम्पल्स. समझ में आया? पक्का? हिमांशु, समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ, ठंड लग रही है? ठीक है. हाँ चलो. सो इट मीन्स फैक्टर्स, that is genes controlling for seed shape and height of the plant recombine to form new combinations in F2 offspring. Thus tall short trait and the round seed wrinkled seeds trait are inherited independently. मतलब वो inherited आ रहे हैं independently, ऐसा नहीं कि दूसरे दे रहे हैं. ओके, कहने का मीनिंग क्या है कि हमने जो येलो, ग्रीन वो सब दिया. ओके, ऐसा मानो क्वेश्चन क्या था वो बता रहा हूँ सिंपल में, कि हमारे पास था टॉल टॉल, शॉर्ट शॉर्ट वाला. तो पहले में हमें क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, 4 मिले. वो चारों के चारों हमने क्या देखा कि टॉल है. फिर उसमें से हमने 2 लिए और फिर से किया तो 3 टॉल मिले और 1 शॉर्ट मिला. तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मतलब कि ये जो शॉर्ट मिला वो ये जो सामने जिनके साथ क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है, ओके, उसमें कोई शॉर्ट था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा पूछ रहे हो. क्वेश्चन समझो, जो लोग सुन रहे हो, सब तो नहीं सुन रहे हो तो पता है मुझे. ओके, देखो ये था टी 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 टी, अब इसमें से 4 हो गए. ये 4 हो गए, राइट. अब इसमें से जब होंगे तो हमने क्या बोला था कि 2 ले लेते हैं. कौन से 2 ले लेते हैं? ये 2. ओके, यही 2 ले लेंगे. तो कौन से 4 बने?
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल। ये दोनों में से ये 4 बने। अब क्या होगा, ये F2 जनरेशन। तो अब ये तो सारे क्या थे, टॉल थे। इसमें कौन है भाई, 3 टॉल होंगे और एक क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, क्या ये जो 1 शॉर्ट है वो ये दोनों को लिया हमने इसलिए है ऐसा, कि मतलब एक टॉल वाला और एक शॉर्ट वाला, और शॉर्ट वाला डोमिनेंट था इसलिए ये शॉर्ट वाला आ गया, इसलिए है। बोले नहीं, इंडिपेंडेंटली ट्रेट है, इनहेरिटेड है इंडिपेंडेंटली। मतलब कि ये जो टॉल आया वो ना तो इसी की वजह से है और ना ही इसकी वजह से है, मतलब इंडिपेंडेंटली है। मतलब भाई ये शॉर्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां से पहले से आ ही रही थी, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आ गया। ओके, पहले से आ रही थी लेकिन यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पाई, अब यहाँ पे एक्सप्रेस हो पा रही है। वैसे मतलब इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड है, मतलब इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट टू दिस, सिर्फ इसके ही ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें थी ही नहीं भाई लोग। इसका जो ऊपर वाला केस है उसमें तो शॉर्ट था ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ बोल। सर हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से आया, जो डबल है ना छोटे, ये हाँ नहीं वो ये इसकी वजह से आया। हाँ वो बोल सकते हैं कि ये जो है उसका आने का मेन रीजन क्या है, ये थे इसलिए। अगर यही नहीं होते तो ये इनका आता ही नहीं, वो आते ही नहीं, बोल सकते हैं। इसीलिए तो हमने बोला इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, कि भाई ये इंडिपेंडेंटली इससे इनहेरिटेड होके आया है। इट्स नॉट कि भाई इसकी वजह से ऐसा आया, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि ये था इसलिए ये 4 हो पाए। समझ में आया? वही चीज यहाँ पर बनाई है। सो वही चीज बताई है। नेक्स्ट, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए। अब देखो वापस ये देखो कंसेप्ट वही, घुमा फिरा के क्वेश्चन। ओके, कंसेप्ट वही। ओके, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने मैरी कर लिया एक वुमन से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। ओके, एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, तो मदर के जैसा ब्लड ग्रुप आया है। Is this information enough to tell you which of the trait of blood group A, blood group A मतलब मैन का, और O is dominant, why और why not, कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप, which of the trait blood group A और O is dominant, why and why not। भाई इससे थोड़ी पता चलेगा। ब्लड ग्रुप तो पूरी बॉडी में जो फ्लो हो रहा है हमारा लिक्विड, उसका पर्टिकुलर टाइप है। ब्लड ग्रुप मीन्स व्हाट, उसका पर्टिकुलर टाइप है कि भाई ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, वैसे। ओके, तो वो तो एक पर्टिकुलर टाइप है, ऐसा थोड़ी है कि वो जीन है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉलनेस वाली और शॉर्टनेस वाली, वो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये तो मतलब एक पर्टिकुलर एक लिक्विड है जो बॉडी में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है और उसका टाइप है। ओके, देखो, नो द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू टेल अस वेदर द ट्रेट ऑफ ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ इज डोमिनेंट, मतलब कौन डोमिनेंट होगा। मतलब क्वेश्चन क्या था हमारा कि भाई मदर, इनडायरेक्टली तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई डॉटर का ब्लड ग्रुप मदर जैसा है, मतलब क्या डॉटर मदर जैसी होगी? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि डॉटर मदर जैसी होगी सिर्फ ब्लड ग्रुप सेम होने से। समझा? इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि भाई फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ओ है, और जो डॉटर आई उसका ओ आया, तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि हम बता सकते हैं कि कौन डोमिनेंट है, ए और ओ। तो मतलब मैं टॉलनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो भाई फादर थे ऐसे और मदर थे ऐसे। ओके, और अब आया तो सब में क्या होगा, टीटी टीटी टीटी, जितने भी बच्चे होंगे सब में 4 बच्चे होंगे तो सब में क्या आया ये। अब कैरेक्टरिस्टिक्स टॉलनेस वाली डोमिनेंट है, ये तो टॉल है। और तुम बोल रहे थे ब्लड ग्रुप वो मदर जैसा है, तो मदर की कैरेक्टरिस्टिक ले, तो पापा की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। हम नहीं बोल सकते, ब्लड ग्रुप पे से नहीं बोल सकते कि कौन सी ट्रेट कॉपी हो जाएगी। समझ में आया? पक्का? क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग अलग जीन, अलग अलग
एंजाइम्स एंड डिफरेंट, अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे, सारी प्रोसेस के लिए, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, भाई स्किन कलर के लिए, हेयर के लिए, टॉलनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके लिए अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग जीन्स, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो हम ऐसा कैसे बोल देंगे कि हाँ भाई पापा का ऐसा है इसलिए बेटी का ऐसा ही होगा, या मम्मी का ऐसा है इसलिए बेटी का ऐसा ही होगा? ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग है। तो सिर्फ ब्लड ग्रुप सेम होने से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जैसी होगी, वैसा नहीं बोल सकते। So, blood group trait is controlled by the genes and inherited from the parents. Parents में से आएगा, वो तो फिक्स है। Daughter has blood group O and 2 copies of genes as it inherited one from each from father and mother. तो इसीलिए blood group O आया है, मतलब that again does not mean इनका blood group O आया है। That means blood group A की जो characteristics होगी, blood की characteristics, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स डॉटर में होगी? नहीं होगी भाई, लेकिन वो रिसेसिव है और ये वाली डोमिनेंट है, इसलिए उसका वो आ गया। समझ में आया? श्योर? एक ही चीज है डोमिनेंट और रिसेसिव, उसी को घुमा फिरा के हर बार बोलते रहना है। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, देखो ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, वैसे हमारा इंटेक्स्ट कहाँ तक है? ये है ना, हाउ इज द सेक्स। हाँ, तो वहां हम जाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रेट ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट एंड ब्लड ग्रुप ओ इज रिसेसिव। दिस फैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ जीनोटाइप। जीन आई ए फॉर ब्लड ग्रुप ट्रेट ए, जीन आई रिसेसिव फॉर ब्लड ग्रुप ट्रेट ए। ब्लड ग्रुप ए है, ओके, उसका जीनोटाइप ऐसे बनता है, ओ है उसका ऐसे बनता है। तो क्या बोल रहे हैं? ब्लड ग्रुप ए है, वुमेन का ओ है। अब जीनोटाइप हमारा आई मतलब ये कैपिटल आई, ओके, स्मॉल आई ए एंड स्मॉल आई स्मॉल आई। सो जो डॉटर है उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? जीनोटाइप तो क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जैसा आया है ना, डॉटर और मदर का ब्लड ग्रुप सेम जैसा है, इसलिए जीनोटाइप ऐसा आया है और ब्लड ग्रुप ओ आया। समझ में आ रहा है? बट जीनोटाइप सेम हो जाने से फिनोटाइप भी सेम हो जाएगा, ऐसा हम थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई जीन में तो है ही ना, मदर फादर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। डोमिनेंट जो होगा वो बाहर दिखेगा, है तो दोनों की। अंडरस्टूड? पक्का? चलो नेक्स्ट, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग? ये तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया। अगेन है सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स एक्स वाई वाई वाला वही चीज है फिर से। ओके, इन शॉर्ट बता दूं तो एक्स वाई होगा दैट इज बॉय, एक्स एक्स होगा दैट इज गर्ल। एंड जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 लाख स्पर्म्स निकले, जिसमें 50,000 के पास एक्स है, 50,000 के पास वाई है। अब ये 1 लाख भाग रहे हैं, जो सबसे पहले एग को फ्यूज कर देगा, ओके, एक्स ने फ्यूज किया तो एक्स एक्स मतलब गर्ल बनेगी, और से वाई ने फ्यूज किया तो एक्स और वाई मतलब वाई बनेगी। दैट्स इट। ओके, so the sex of the child will be determined in human being by the sex chromosome inherited from the father. That is the important thing. Father has XY sex chromosomes in each of his cell. 2 types of the gametes sperms are produced based on the chromosomes. बोला ना 2 टाइप के, जैसे मैंने बोला 50,000 X वाले 50,000 Y वाले, वही चीज है। 50% of sperms are with the X chromosome and 50% of the sperms are with the Y chromosome. When the sperm bearing X chromosome fertilize the egg, the girl is born, and when the sperm bearing Y chromosome fertilize the egg, son is born. That's it. Simple. Okay? सर वो हाँ। मदर में 2x की जगह 1x होना है। मतलब अंडा चाहिए। नहीं, मतलब जैसे कि एक ही हमारे जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ स्पर्म सपोज 1 लाख है तो 50,000 एक्स वाले 50,000 वाई वाले वैसे। लेकिन क्रोमोसोम्स हमने कल ही डिस्कस किया था ना कि दे ऑलवेज इन पेयर्स। जैसे सेक्स क्रोमोसोम तो हमने बोला कि 23rd वाला जो पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन वो तो पेयर है, मतलब उसमें 2 होंगे, टोटल 46 जीन्स, 23 पेयर्स एंड 46 जीन्स, तो एक्स एक्स 2 ही होंगे ऐसे। ओके,
खत्म हो गया इन टेक्स्ट, खत्म हो गया ना, तो टेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो अब ये तो इजी है, तुम लोग कर लोगे। A Mendelian experiment consisted of breeding tall tea plants bearing violet flowers with the short pea plants bearing white flowers। मतलब के जो short वाले हैं ऊपर कर दो, बस 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 बस। So जो short वाले हैं वो white कलर है और जो tall वाले हैं वो violet कलर के। The progeny all bore violet flowers। मतलब जो F1 progeny है वो सब में कौन सा कलर आ गया? Violet आ गया। But almost half of them were short। This suggests that genetic makeup of the tall parent can be depicted as। तो मतलब जो उनका genetic है ओके पेरेंट का, वो कैसे depicted होगा, मतलब जो पेरेंट है उनके कैसे होंगे। देखो ये लग रहा है एकदम छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट पता हो तभी ये तुम सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? यू गिव मी। सर इसका एक टी यूज करता हूं लोग सब में से वैसे तो नहीं होगा बट तुम बोल रहे हो वैसे करता हूँ। हाँ बोलो क्या करो। इसका एक टी यूज करता हूं, ये टी और ये डब्ल्यू, साथ में टी डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या है? तो बी लो ना। डब्ल्यू तो वाइट है। अच्छा कैपिटल है। इसका कैपिटल यूज करें, कैपिटल टी और स्मॉल स्मॉल वी नहीं, अभी डब्ल्यू ले लो ना। के नीचे बस करो। भाई वायलेट और वाइट, टॉल और से शॉर्ट, शॉर्ट के लिए हम सिंपल ऐसे लिख दो, बहुत कंफ्यूजिंग मत करो। ओके तो क्या कर रहे हैं हम कि देखो जनरली क्या बोल रहे हैं, हमारे पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉल, शॉर्ट, वायलेट एंड वाइट। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तुम्हारा क्या बोल रहे हैं कि जो फिर से पढ़ लेता हूं, द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। मतलब जो पहली प्रोजेनी आ रही है वो सब में क्या है? वायलेट फ्लावर आ रहा है। मतलब कि W तो डोमिनेंट है, सॉरी वी डोमिनेंट है, वायलेट का V डोमिनेंट है, तो सब में ही V होगा, सब में ही V होगा ना, तो से V सब में ही आ गया। ओके अब क्या बोल रहे हैं, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वेर शॉर्ट। मतलब हाफ ऑफ देम क्या आ रहे हैं? शॉर्ट आ रहे हैं। शॉर्ट मतलब कि ये S वाला ऐसे, तो मेजरली शॉर्ट आ रहे हैं, हाफ ऑफ देम मतलब शॉर्ट आ रहे हैं और वायलेट कलर के हैं। डन। ये हमें मिल रहा है लास्ट में, लास्ट में मतलब वो जो चार है ना, ये एक, ये दूसरे में भी V तो आ ही गया, ओके, और सपोज T आ गया, फिर तीसरे में भी V तो आ ही गया और से S आ गया, चौथे में भी से V तो आ ही गया और हाफ हाफ हो गए ना, ये लो T आ गया। ऐसे समझ में आया? हाफ शॉर्ट हो गए, सभी वायलेट हो गए, समझ में आ रहा है? तो बोल रहे हैं कि पेरेंट का क्या होगा, मतलब जैसे हमने पेरेंट के ऐसे लेते थे ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब जाके चार मिलते थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा। ओके तो ऑलमोस्ट हाफ हो रहे हैं, तो देखो आंसर है हमारा स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कि टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। वो तो हम ऐसे ही बोल देंगे, क्यों? क्योंकि हाफ बोला है ना, हाफ शॉर्ट है, मतलब हाफ टॉल है और हाफ शॉर्ट है, तो दोनों टी हो जाएंगे, एक बड़ा टी भी होगा और एक छोटा टी भी होगा। और सभी में क्या है? वायलेट, तो उन्होंने क्यों ये लिखा है? तो सर ये तो इसी लिए बिना ही है। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। तो इन्होंने वायलेट को ही हाँ यस वायलेट, रुको मुझे, फ्लावर्स विद द शॉर्ट पी प्लांट्स विद द वाइट, यस करेक्ट। तो स्मॉल w उनका वाइट है और कैपिटल W क्या है? वायलेट। समझ में आया? ओके हम सोचेंगे कि भाई वो तो आया ही नहीं, कौन सा वाइट कलर तो आया ही नहीं, हमने तो सब V लिया है, बट उन्होंने V लिया ही नहीं है, उन्होंने W ही लिया है। ओके
तो हाफ ऑफ सब सारे के सारे कैसे आए, वायलेट कलर के आए, मतलब सब में कैपिटल W तो होगा, जैसे हमने ये सब में V किया है तो सब में क्या होगा W। तुम इसलिए W बोल रहे हो, अच्छा फिर ठीक, ओके अंडरस्टूड। तो W तो सब में आ गया और वो दोनों आ गए, तो ये ऑप्शन क्यू सही है, समझ में आया। ओके अब गलत क्यू है दूसरे, वो भी देख लो, TTWW। तो हाफ टॉल, अगर ऐसा करेंगे तो सारे टॉल ही आएंगे, हमने तो बोला है हाफ ही टॉल है, तो वो नहीं आएगा। ये लिया तो भी सेम केस बनेगा। देन अगर ये ले लिया, वो तो ऑप्शन ही है, अगर ये ले लिया तो क्या बनेगा, फिर क्यों गलत है, क्योंकि वो वायलेट है और वो वाइट व्हाइट है, तो हाफ तो टॉल हाफ शॉर्ट आ जाएंगे इस केस में, लेकिन व्हाइट भी कलर आएगा, हमारे में व्हाइट कलर है नहीं। समझ में आया। ओके देखो लॉजिक सच में समझ में आया, कोई खाली खाली हाँ नहीं बोल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसलिए बता रहा हूँ। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इज, जो एग्जाम्पल है, बस अभी इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है तो इवोल्यूशन तो हमारा है नहीं। ओके सो हम डायरेक्टली वापस हेरिडिटी पे आते हैं। फाउंडेड चिल्ड्रन विद द लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आईज। On this basis, can we say that anything about whether the light eye trait? Yes, this is heredity. क्या बोल रहे हैं? A study found that, एक स्टडी हुई, उसके ऊपर से पता चला कि with light children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. ये स्टडी हुई है, ये तो हम बोलते भी हैं कि हमारी आंखें किसके जैसी होगी, पेरेंट्स के जैसी ही होगी। ओके या तो मदर जैसी या तो फादर जैसी। On this basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? Why or why not? ये ब्लड ग्रुप जैसा ही हो गया, कैसे पता चलेगा कि डोमिनेंट कौन सा होगा? अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि लाइट आई वाला डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि किसका है हमें पता ही नहीं। दोनों ही वाइट आईज वाले हो तो मतलब लाइट, वाइट मतलब लाइट आई कलर। ओके तो बोथ पेरेंट का लाइट आई कलर हो तो हमें पता चलेगा नहीं कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव। समझ में आया। जैसे इसके पहले के एग्जांपल में सब में ही हमें वायलेट मिल रहा था। ओके तो फिर हम वो एक कैपिटल W और स्मॉल w वाला केस तो लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि सब में वायलेट है। समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चलेगा नहीं पता चलेगा तो नो लिख दो। नो, we cannot say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive on the basis of given information. क्यों? क्योंकि regarding cross between two traits, light color with black eye color is essential to determine it. मतलब कि लाइट कलर जो होता है, मतलब व्हाइट, जो हमारे आंखों में मेन कलर कौन सा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके तो हम बोलेंगे कि लाइट कलर डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो लाइट कब लगता है, जब दूसरा हो तब। ओके जैसे हम बोले कि भाई बहुत ज्यादा अंधेरा है, अंधेरा हम कब बोलेंगे, जब हमने उजाला देखा हुआ है। सोचो कभी किसी ने उजाला देखा ही नहीं, उसके लिए तो कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे जैसा है। ओके उसके लिए उजाला तो कुछ है ही नहीं, लाइट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। समझ में आ रहा है। जिसने कभी ठंड एक्सपीरियंस ना किया हो तो उसके लिए ठंड जैसा कुछ है ही नहीं, उसके लिए सब गर्मी ही गर्मी है। ओके तो हमेशा ऑपोजिट होता है, तभी जो ऑपोजिट होगा ना, तभी जो है एक है उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। समझ में आया। सपोज फेलियर है, इसीलिए सक्सेस का भी इंपॉर्टेंस है। अगर फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं तो फिर सक्सेस जैसा भी कुछ नहीं होता। समझ में आया। ओके मतलब कि अगर वो क्या निकालते हैं, अब तो परसेंटेज की जगह परसेंटाइल निकालते हैं। ओके तो अगर तुम्हारे 100 परसेंटाइल है, मतलब क्लास के टॉपर ही हो तुम, तो तुम्हारे 100 परसेंटाइल, मतलब तुम्हारे कंपैरिजन में बाकी के सबके परसेंटाइल गिनेंगे। अगर यू आर फर्स्ट रैंक, देन तुम्हारी मार्क्स के कंपैरिजन में बाकी पूरे क्लास के मार्क्स की कंपैरिजन होगी और परसेंटाइल मिलेगा। परसेंटाइल, हाँ, नॉट परसेंटेज। तो जो टॉपर है फर्स्ट रैंक वाला, उसके कितने परसेंटाइल हो गए, 100। दैट मीन्स तुम्हारे 100 है तो वो जो दूसरा है
तुम्हारे 100 है इसलिए उसके 50 है, इसलिए उसके 60 है। अगर तुम होते ही नहीं तो उसके भी शायद 100 हो जाते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा समझो 3 स्टूडेंट है, एक के है 100 परसेंटाइल, एक के है 70 और एक के है 50। अब पहले वाले के 100 परसेंटाइल, सोचो 100 परसेंटाइल वाला ने एग्जाम ही नहीं दी, वो तो कंपटीशन से बाहर ही हो गया। अब 2 ही है, कौन? 80 वाला और 50 वाला। तो जो 80 वाला है उसके 100 परसेंटाइल हो गए और जो 50 वाला है उसके 70 और 80 परसेंटाइल हो गए। क्यों? क्योंकि तुम नहीं थे। तो तुम हो इसलिए भी फर्क पड़ता है और तुम नहीं होंगे तो भी फर्क पड़ता है।